हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारी परीक्षा की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ ही भारत के इतिहास की दृष्टि से इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये कैसे? भारत का जो 19वीं और 20वीं आधी 20वीं सदी, भारत की 19वीं और आधी 20वीं सदी एक जिस संधि ने नियंत्रित की है, उस संधि के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पूरी 19वीं सदी और आधी 20वीं सदी जिस संधि ने नियंत्रित की है, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो सहायक संधि है, उसके अर्थ और परिणाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब हम इससे पहले कि टॉपिक की ओर आगे बढ़ें, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इस संधि ने भारत के इतिहास को, न सिर्फ इतिहास को बल्कि वर्तमान को भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है। अंग्रेजों का जो प्रभुत्व बना, पूरे भारत में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व बना, उसमें इस संधि का बहुत बड़ा ही योगदान है। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर किंशुक शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा, आपका इस टॉपिक में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, सहायक संधि के बारे में। इससे पहले कि हम सहायक संधि के बारे में विस्तार से आगे बढ़ें, आप इस व्यक्ति को देख लीजिए। ये है लॉर्ड वेल्जली। ये 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इनफैक्ट लॉर्ड वेल्जली एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था और उसने आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज़ों के लिए आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जैसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। तो उस समय जब ये युद्ध सारे लड़े गए, तब लॉर्ड वेल्जली भारत का गवर्नर जनरल था। तो अब ये एक साम्राज्यवादी व्यक्ति तो था ही, ये दरअसल ये चाहता था कि अब भारतीय जो शासक है वो कंपनी के नियंत्रण में रहे। कुछ समय पहले तक जो कंपनी की नीति थी, पॉलिसी, वो इस प्रकार थी कि सबसे पहले जो थी वो हस्तक्षेप की नीति थी, उसके बाद केवल सैनिक सहायता की नीति थी। अब जो कंपनी की नीति जो बदलकर जो इसके समय में जो सर्वाधिक बदली है, कंपनी ने ये देखा कि जो सारे देशी राज्य हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, तो कंपनी ने संरक्षण देने की नीति आरंभ की। वेलेस्ली इस नीति का बहुत बड़ा पोषक था और कंपनी ने अनेक राज्यों को संरक्षण देना आरंभ किया। तो इससे सहायक संधि का व्यापक प्रचार, व्यापक जो उपयोग शुरू हुआ। लॉर्ड वेल्जली की इस नीति के फलस्वरूप भारत का बहुत बड़ा भूभाग अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया और ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत से मजबूत होता गया। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि और कारण क्या क्या रहे। सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो भी लॉर्ड वेल्जली को कहा जाता है। लॉर्ड वेल्जली के बारे में हमने अभी देख लिया है कि क्या था, वो कौन था। लेकिन लॉर्ड वेल्जली इसका प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। इसका प्रयोग जो था वो डुप्ले द्वारा किया गया था।
डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था और जो सहायक संधि का प्रथम जो प्रयोग है वो इसने किया था, लेकिन उसने अपने प्रयोग को अधिक ज़्यादा नहीं किया और इस संधि का व्यापक प्रयोग जो किया गया वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया। उसने भारतीय प्रांतों पर, अब इसका कारण क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली सबसे पहले तो भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखना चाहता था। वो हमने पहले देख लिया कि वो एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। अब तक कंपनी की जो स्थिति थी वो भारतीय राज्यों के सामने समकक्ष की स्थिति थी। कंपनी शक्तिशाली जरूर थी, लेकिन टेक्निकली वो समकक्ष थी। तो अब भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए और फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के लिए इस नीति को आरंभ किया। एक शक्तिशाली सेना की भी कंपनी को आवश्यकता थी, तो उसने एक जो संधि तैयार की, इसको सब्सिडियरी अलायंस या फिर सहायक संधि कहा जाता था। ये एक प्रकार की मैत्री संबंध संधि थी और इसका प्रयोग वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। ये जो संधि थी वो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी, हमने देख लिया, और इस संधि के प्रयोग के द्वारा भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। अब रियासतों, किन किन रियासतों ने सहायक संधि को स्वीकार किया? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वो हैदराबाद का निजाम था। उसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इन सभी शासकों ने भी संधि को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देखते देखते भारत के जो सभी पहले और द्वितीय श्रेणी की जो राज्य थे, रियासतें थी, उन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया। आरंभ में अंग्रेजों ने क्या किया कि आर्थिक लाभ के बदले सैनिक सहायता दी। हमने देखा था कि जो आर्थिक जो लाभ था वो देशी राज्यों का घटता ही जा रहा था। वो सेना रखने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे, तो वो अंग्रेजों की सहायता मांगने लगे। अब क्या करते थे, अंग्रेज की सेना के बदले में वो लोग पैसे मांगते थे, धन मांगते थे कि आप हमें धन दो, हम आपको सैनिक देंगे। और जो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने सैनिक श्रेष्ठता स्थापित कर ली। अंग्रेजों ने अपनी सेना के बल पर देशी राज्यों को अपने नियंत्रण में कर ही लिया था। अब उन्होंने देखा कि अब अंग्रेजों का लालच बढ़ता गया, वो बार बार धन मांगने लगे। जैसा कि हमने बंगाल में देखा, अवध में देखा, मैसूर में भी देखा, मराठों के टाइम भी देखा कि अंग्रेजों को सेना के बदले धन चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब देशी राज्य धन, उनके पास धन तो बचा नहीं है या फिर वो धन दे नहीं पा रहे, तो उन्होंने क्या किया कि सेना के बदले में प्रदेश लेना आरंभ कर लिया। यानी उन्होंने ये कहा कि आप हमसे सेना की सहायता ले लीजिए और बदले में एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर प्रदेश दे दीजिए। जैसे हमने देखा था कि मराठों के साथ कई संधियों में अंग्रेजों ने सीधे प्रदेश ले लिए थे सेना की सहायता के बदले में। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपना जो शिकंजा है वो कसना आरंभ कर दिया। इसके बाद सहायक संधि की जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? सहायक संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार थी। पहली जो शर्त प्रमुख होती थी वो थी कि भारतीय शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे के मित्र होंगे। मित्र इन द सेंस कि
पॉलिटिकल साइंस में मित्र की जो परिभाषा है वो ये है कि अगर आप पर कोई हमला करता है या फिर हमला करता है तो आपको एक जो दूसरा जो राज्य है वो आपकी सहायता करता है तो वो आपका मित्र है। और अन्य टर्म्स में भी ये मित्र इसकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लंबी है, तो हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि एक दूसरे के सहयोगी होंगे। तो भारतीय शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दूसरे सहयोगी होने का वादा किया। इसके बाद भारतीय राजाओं के जो विदेशी संबंध थे वो कंपनी के अधीन हो गए इसकी शर्तों के अनुसार। अब जो भारतीय राजा थे वो अपने विदेशी संबंध कंपनी के मर्जी के बिना नहीं बना सकते। अब जैसे कोई भी राज्य है, मान लीजिए वो उसका दुश्मन निकल गया या उसका दोस्त निकल गया। मान लीजिए कि मैसूर जो चाहता है कि मैं निजाम से संधि कर लूँ या दोस्ती कर लूँ, अब वो संभव नहीं था। अब किसी भी प्रकार की संधि या दोस्ती अंग्रेज़ों से पूछे बिना नहीं हो सकती। इससे अंग्रेज़ों को बड़ा फ़ायदा हुआ। अब भारतीय राजा जो थे, भारतीय जो शासक थे, वो अलायंस नहीं कर सकते थे आपस में गुट बनाकर अंग्रेज़ों को नहीं देख सकते थे, अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और भी अगर किसी भी तरह से कोई विवाद भी हो तो इस कोई मामले में जो किसी भी प्रकार की वार्ता है वो इसमें कंपनी को करनी थी। इसके बाद जो राज्य सहायक संधि कर लेता था उसको प्रति वर्ष एक निश्चित शुल्क कंपनी को देना होता था। अब क्या होता था कि जो कंपनी ने अपना कहा कि आपको हर साल एक निश्चित शुल्क बांध दिया गया था कि आपको एक निश्चित शुल्क कंपनी को हर साल खिराज जिसको कहा जाता है कंपनी को पहुंचाना है। इसके बदले में कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो थी वो अपनी सेना वहाँ रखी और कंपनी उस राज्य की सुरक्षा करेगी। ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, कंपनी राज्य की अन्य शत्रुओं से रक्षा करेगी। अब कंपनी जब अन्य राज्यों से रक्षा करेगी तो वो राज्य क्या करेंगे, वो राज्य एक निश्चित शुल्क कंपनी को देंगे। अब किसी अन्य राज्य के साथ विवाद भी हो गया मान लो, तो उसकी जो मध्यस्थता है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके बाद जो भी बड़े राज्य हैं वो अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे, ये भी तय हुआ। अब अंग्रेजी सेना और इसका जो खर्चा है वो राज्य उठाएगा और इस सेना की कमान जो है वो अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में होगी। यानी एक सेना पर्टिकुलरली अंग्रेजों की कंपनी की वहाँ पर रहेगी। अब अंग्रेजों की जो सेना रहेगी उसकी सेना अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में रहेगी। यानी ये जो इस सेना को रखने का उद्देश्य उन राज्यों पर नियंत्रण रखना था कि अगर वो राज्य कुछ विद्रोह की कोशिश भी करें तो वो सेना, कंपनी की जो सेना है वो दबा दे और सेना का जो खर्च है वो राज्य उठाएगा। इसके बाद राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। अंग्रेजी रेजिडेंट इसलिए रखा जाता था ताकि राजा पर जो भी शासक है वहाँ पर नियंत्रण बना रहे। ये जो अंग्रेजी रेजिडेंट है वो अपनी रिपोर्ट जो भेजता था, अब गवर्नर जनरल को भेजता था, उसके आधार पर ही वो राज्य उस राजा के हाथ में बचा रह सकता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने पिछली बार आउटरम रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था।
अवध का जो विलय हुआ था वो आउटरम रिपोर्ट के बेस पर हुआ था। आउटरम ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें कहा था कि आप अंग्रेजी इसका विलय कर लीजिए, अवध का विलय कर लीजिए। तो आउटरम ने तो डलहौजी ने इसका विलय कर लिया। तो अंग्रेजी रेजिडेंट इस तरह से राजाओं को डराकर रख सकता था और राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। तो अब जैसे जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे जो अंग्रेज़ थे, उनके अलावा फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे, डेनिश थे। तो इनकी जो सेवा है वो, जैसे अगर मान लीजिए कोई राजा लेना चाहे तो अगर इसके लिए एक कंपनी की अनुमति आवश्यक थी, कंपनी की अगर, तो इससे क्या हुआ कि जो दूसरे जो यूरोपीय ताकतें हैं उनका वर्चस्व कम हो गया। इसके बाद कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी राज्य का जो आंतरिक प्रशासन है उसके बारे में उसमें कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। दरअसल ये सिर्फ एक लिखा हुआ क्लॉज था, केवल एक लिखने के लिए था। अदरवाइज ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें कंपनी के जो रेजिडेंट थे और गवर्नर जनरल थे, उन्होंने, और आगे चलकर जो जो ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिश राज आया, मतलब जो ब्रिटिश राज से यहाँ तात्पर्य है कि सीधी जो सत्ता अंग्रेजी संसद के पास आई, तो उनमें ये देखा गया, उनमें से कई उदाहरण मिलते हैं कि उन्होंने आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया था। तो ये कुछ विशेषताएं थी। अब इसके परिणाम क्या निकले? इसके कई भयानक परिणाम निकले। सबसे पहला जो परिणाम, जो सर्वप्रमुख है, भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता का समाप्त हो जाना। हमने देखा कि कंपनी ने भारतीय रियासतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो जब कंपनी ने उनकी रक्षा का भार ले लिया था तो ये स्वाभाविक था कि उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसके बाद कंपनी का जो साम्राज्य है उसका विस्तार हुआ और कंपनी को विशाल सेना मिली, क्योंकि राजाओं की जो सेना थी इसमें यह था कि कंपनी को अगर ज़रूरत पड़े तो राजाओं की सेना उपयोग में लाई जाएगी। तो राजाओं की सेना भी मिली और राज्यों के खर्च पर वो सेना रखी भी जा सकती थी। इसके बाद कंपनी का भारतीय शासकों पर नियंत्रण हो गया। जो पॉलिटिकल एजेंट है वो भारतीय शासकों को दबाता रहता था। अगर आपने इसके बाद दत्तक प्रणाली, अगर किसी राजा का जो दत्तक पुत्र होता था तो उसको अगला उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए कंपनी की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके बाद फ्रांसीसी प्रभाव का अंत। वैसे तो ये वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, उसमें फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों को जो थोड़ा बहुत जो डर था फ्रांसीसियों का, वो इससे समाप्त हो गया। इसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ पूरे भारत में। पूरा जो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें अंग्रेजी साम्राज्य हो गया। कई ऐसे राज्य भी हुए जिनको अंग्रेज़ों ने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद भारतीय शासकों पर काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ा और क्योंकि हर साल खिराज चुकाना पड़ता था और खिराज कोई कम नहीं होता था, तो उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। और अगर उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया तो जनता पर भी आर्थिक बोझ काफ़ी बढ़ा। इसके बाद देशी शासकों का आलसी और विलासी हो जाना, ये एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा। देशी शासकों को अब युद्ध नहीं करना पड़ता था, उनको केवल, और प्रशासन भी कई बार कंपनी के नियुक्त किए हुए आदमी ही चला देते थे। तो कंपनी के ये जो शासक थे वो अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगे और आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे।
उनका काम केवल इतना रह गया था कि किसी तरह अपना उत्तराधिकार रखें, थोड़ा बहुत प्रशासन देख लें और अपने भोग विलासिता में डूबे रहे। तो इस तरह से कंपनी का शासन पूरे भारत पर व्याप्त हो गया। थैंक यू सो मच। तो ये थे ये सहायक संधि के परिणाम। थैंक यू सो मच।